नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद दूसरी बार बिहार दौरे पर राहुल गांधी बिहार के पटना आए थे और पटना आने का उनका मुख्य कारण था बिहार के गांधी के नाम से जानने वाले जगलाल चौधरी जयंती को लेकर। वह इस समारोह में मौजूद होने वाले थे, जहां पर यह समारोह पटना के एसके मेमोरियल हॉल में होने वाला था। वहीं जब भाषण देने की बारी आती है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जगलाल चौधरी जी का नाम जगत चौधरी कई बार कहते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद से हालांकि कार्यकर्ताओं ने उनकी इस बातों को सुधारने की कोशिश की, तब जाकर राहुल गांधी ने इस पर माफी मांगी। फिर उसके बाद जगलाल चौधरी ही कहा। इसी के बाद आपको बता दें कि बिहार की जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है, जहां पर इससे पहले भी जब बिहार दौरे पर राहुल गांधी आए थे तब उन्होंने जातीय जनगणना को झूठी कहा। वही इस बार उन्होंने जातीय जनगणना के बारे में कहते हुए नजर आते हैं कि हम फिर से जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन बिहार की तरह नहीं, तेलंगाना की तरह, क्योंकि यहाँ की जातीय जनगणना झूठी है। अब ये तेजस्वी यादव पे फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ऐसा दावा करते हैं कि जो देश में पहली बार अगर जातीय जनगणना कहीं हुई है तो बिहार में हुई है, और बिहार में अगर हुई है तो उनके कारण हुई है, ऐसा वो दावा करते हैं। अभी इस पर फिर से सवाल उठने लगा है। इसी के साथ साथ दलितों को लेकर भी राहुल गांधी बहुत कुछ कहते हुए नजर आते हैं, जहां पर कहते हुए नजर आते हैं कि आज आरएसएस और भाजपा वाले अंबेडकर जी के सामने अपना सर झुकाते हैं, उनको नमन करते हैं, लेकिन उनके ही चलने वाले रास्ते पर वो कांटे डालने का काम करते हैं। और क्या कुछ कहते नजर आते हैं राहुल गांधी, हम आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। आज हम जगत चौधरी जी की याद करते हैं। लड़ाई हिंदुस्तान में विचारधारा की है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ अंबेडकर जी, जगत चौधरी जी, महात्मा गांधी, जगलाल चौधरी जी। तो ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले मैंने अपने भाषण में कहा कि हम अंबेडकर जी की बात करते हैं, जगलाल चौधरी जी की बात करते हैं, मगर जो ये बोलते थे, जो ये करते थे, इनके जो आइडियाज थे वो कहां से आए थे? वो जो आपके दिल में जो दर्द था, दलितों के दिल में जो दर्द था, भैया थोड़ा साइड, जो दलितों के दिल में जो दर्द था, जो दुख था, जो उनके साथ हजारों सालों के लिए किया जा रहा था, वो आवाज अंबेडकर जी और जगलाल चौधरी जी के मुंह से निकलती थी। मतलब जो आपके दिल में था, जो आपके समाज के दिल में था, वो अंबेडकर जी और जगलाल चौधरी जी बोलते थे। आजादी मिली, बहुत कुछ हुआ, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, कॉर्पोरेट इंडिया हो, बिजनेस सिस्टम हो,
भागीदारी कितनी है? लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हां दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिला, और ये सही है, रिप्रेजेंटेशन मिला, मगर पार्टिसिपेशन के बिना, पावर स्ट्रक्चर में शामिल होने के बिना रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं। मैंने आपको यहां स्टेज में बैठा दिया, 5 लोगों को यहां स्टेज में बैठा दिया, और फिर निर्णय पीछे से लिए जा रहे हैं, तो आपको स्टेज में बैठाने का कोई मतलब ही नहीं है। आजकल फैशन बन रहा है कि भैया देखो, एमएलए को हमने इतने टिकट दे दिए, इस जात को इतने दे दिए, उस जात को इतने दे दिए। मोदी जी बोलते हैं हां, मगर फिर आपने जो पहले एमएलए की पार होती थी वो आपने छीन लिया। लोकसभा में आपने एमपी बैठा रखे हैं, लोकसभा का एमपी एक निर्णय नहीं ले सकता, मंत्री आपने बना दिए, मगर ओएसडी आरएसएस का बैठेगा। तो कंट्रोल का सवाल है, पार्टिसिपेशन का सवाल है, भागीदारी का सवाल है। रिप्रेजेंटेशन की जगह है, मगर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि मैंने कहा कि ये हमारे मीडिया के मित्र हैं, उदाहरण देता हूं, मैंने कहा ये मीडिया के मित्र हैं, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको हर स्टेट की सरकार एडवर्टाइजमेंट का पैसा देता है। हर स्टेट की सरकार, देश की सरकार इनको एडवर्टाइजमेंट देती है। आपने देखा होगा, देखा आपने सरकारी इश्तिहार देखे ना, तो सीधा इनकी फंडिंग हो रही है, सरकार इनकी फंडिंग कर रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं मीडिया वाली, इनके मालिकों की आप लिस्ट निकालिए, मुझे दलित दिखा दीजिए उनमें, आपको एक दलित नहीं मिलेगा। ठीक है, शायद आप लोग कहेंगे हमें मीडिया की कंपनी कंट्रोल नहीं करनी। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकाल दीजिए, बड़े बड़े एंकर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, बड़े बड़े एडिटर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, मुझे दलित नाम दिखा दो उसमें। नैरेटिव ये बना रहे, 15% आपकी आबादी है, 16% आबादी है आपकी, मीडिया में मैंने आपके मुद्दे कभी देखे ही नहीं। मैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूं, दलितों के बारे में हिस्ट्री की किताब में मैंने 2-3 लाइन पढ़ी थी। क्या आपकी हिस्ट्री नहीं है क्या? 2 लाइन हिस्ट्री की किताब में, 2 लाइन थी, दलित और अनटचेबिलिटी। 2 लाइन से आपका दर्द मिट जाएगा क्या? मैं आपको एक कहानी बताता हूं, बहुत सुंदर कहानी बताता हूं, आप हैरान हो जाओ। आजकल स्टूडेंट्स जाते हैं, अमेरिका जाते हैं ना, पढ़ने जाते हैं, अमेरिका के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, तो अमेरिका में एक कॉलेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, एसएटी एग्जामिनेशन। नाम सुना आपने? सुना है? एसएटी एग्जाम है वो,
अमेरिका का यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का एग्जाम होता है। जब वो पहले एग्जाम बनाया गया और स्टूडेंट्स ने लिया, तो जो गोरे स्टूडेंट्स थे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार था। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, इसको अच्छी तरह सुनिए। तो जब नया एग्जाम आया, गोरों को फर्स्ट डिवीजन, सारे के सारे बेस्ट परफॉर्मर्स गोरे, और जो काली चमड़ी वाले थे अफ्रीकन अमेरिकन थे उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार, वो फेल हो रहे हैं। पहले गोरों ने कहा कि गोरे लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा होशियार हैं, और ये जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं ये कम होशियार हैं, ये मैथमेटिक्स नहीं समझ सकते क्योंकि इतने होशियार नहीं। फिर एक प्रोफेसर ने चालाकी कर दी, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। वही एसएटी का एग्जाम, उसके जो सवाल थे उसने अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेसर से बनवा दिया। मतलब एग्जाम के जो सवाल थे, जो एग्जाम का डिजाइन था, उसने गोरों से नहीं करवाया, उसने अफ्रीकन अमेरिकन से करवा दिया। और फिर उसने वही एग्जाम गोरों को और अफ्रीकन अमेरिकन को दे दिया। आपको मालूम है नतीजा क्या था? सारे के सारे गोरे फेल हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस शिक्षा के सिस्टम में आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपका कोई इतिहास नहीं है। क्या दलित प्रोफेसर्स एग्जाम लिख रहे हैं हिंदुस्तान में? बोल रहा हूं बॉस, इसलिए आया हूं, बोलने ही आया हूं। तो आपकी ना मीडिया में भागीदारी, कॉर्पोरेट इंडिया की बात करता हूं, 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। 16 लाख करोड़ रुपया, उनकी लिस्ट निकालिए। 25 लोग हैं, अदानी, अंबानी, ये लोग। जीएसटी का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आपका पैसा है, दलितों का पैसा है, पिछड़ों का है, आदिवासियों का है। मगर अगर आप लिस्ट निकालेंगे, उसमें एक दलित नाम नहीं है, एक पिछड़ा नाम नहीं है, एक आदिवासी नाम नहीं है। कॉर्पोरेट इंडिया की लिस्ट निकालिए, 200 सबसे बड़ी कंपनियां, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, मुझे दिखा दो, दलित नाम दिखा दो उस लिस्ट में, आपको एक नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट इंडिया की सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें एक दलित, एक पिछड़े का नाम दिखा दो, एक आदिवासी का नाम दिखा दो, नहीं मिलेगा। आप जीएसटी देते हो, ये आप जो शर्ट पहने हैं, जितनी जीएसटी आपने इस शर्ट के लिए दी है, अगर अदानी इसी शर्ट को खरीदता उतनी ही जीएसटी वो देते। गलत फहमी में मत रहिए, अरबपति जीएसटी नहीं देते हैं, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के गरीब लोग जीएसटी देते हैं। आप पैसा देते हो, आपके जेब से जाता है, सीधा उनके जेब में जाता है। 200 बड़ी, सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों में एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। तो हो क्या रहा है? पूरा का पूरा पैसा आपके जेब से ट्रांसफर हो रहा है, दलितों के जेब से, आदिवासियों, और आप सबसे गरीब हो।
दलित आदिवासी पिछड़ों की जेब से ट्रांसफर हो रहा है और इनके जेब में जा रहा है। 90 लोग हिंदुस्तान का बजट डिसाइड करते हैं, आईएएस अफसर हैं। भागीदारी की बात होती है, मोदी जी कहते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते रहते हैं। बजट का हर पैसा, हर रुपया 90 लोग बांटते हैं। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, नाम देखे, नाम पढ़े। 90 में से 3 दलित हैं। आपकी आबादी 15%, 16% है और 90 में से 3 अफसर आपके, और जो 3 अफसर हैं, ये अच्छी तरह सुनिए, जो 3 अफसर हैं उनको छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो दलित अफसर 1 रुपये का निर्णय लेते हैं। 100 रुपए का नोट निकालिए, अगर 100 रुपए हिंदुस्तान की सरकार बजट में बांटती है, दूसरे हाथ में 1 रुपए का सिक्का पकड़िए। 1 रुपए की भागीदारी है आपकी। मैं बता रहा हूं बदलाव कैसे होगा, इसलिए मैं यहां आया हूं। 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 3 अफसर उनके, 3 आपके, 3 उनके। 100 रुपए में से 5 सिक्के उनको पकड़ा दो। 100 रुपए में से 1 रुपए का सिक्का आपको और 5 सिक्के उनको। और आदिवासियों की आबादी 9%, उनको 1 रुपया भी मत दो, उनको फेंक के ऐसे 10 पैसे दो। मतलब सब मिलाकर, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग सब मिलाकर हिंदुस्तान में आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे। अंबेडकर जी ने संविधान दिया, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको बजट में 6.5 रुपए, 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी, वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि रिप्रेजेंटेशन की जगह है, मगर रिप्रेजेंटेशन जितना ही जरूरी, पार्टिसिपेशन और भागीदारी। अब सवाल उठाया किसी ने, कि आगे क्या करना है, रास्ता क्या है। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले यह पता लगाना है कि सचमुच में किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है। और यह पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और यह बिहार वाला जो जाति जनगणना, में इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। तो जाति जनगणना क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। जाति जनगणना सिर्फ सर्वे नहीं है, पहला कदम है। जैसे चोट लगती है, मैडम आपको कभी चोट लगी है, हाथ टूटा है कभी आपका,
आप अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने पहले आपसे क्या कहा? एक्सरे कराना है। कहा नहीं कहा? किसी को चोट लगती है, डॉक्टर पहली चीज कहता है भाई देखो एक्सरे कराओ। तो पहला कदम एक्सरे का है। जाति जनगणना हमें यह बता देगा कि दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़े वर्ग के लोग कौन है, माइनॉरिटी कौन है, जनरल कास्ट कौन है, गरीब जनरल कास्ट कौन है, ये सब पता लग जाएगा। उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करेंगे। हम हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं की लिस्ट निकालेंगे, इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट निकालेंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब इंस्टीट्यूशन की लिस्ट निकालेंगे। उसमें पता लगाएंगे कि मीडिया में दलितों की असलियत में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में असलियत में दलितों की कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में असलियत में कितनी भागीदारी है। भाई और बहनों, एक बात समझिए, सवाल धन का है, ठीक है? सवाल धन का है। आज क्या हो रहा है? सारा का सारा धन संस्थाओं में जा रहा है, कॉर्पोरेट इंडिया में जा रहा है, शिक्षा के सिस्टम में जा रहा है, स्वास्थ्य के सिस्टम में जा रहा है। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, एक प्रकार से वो आपके अस्पताल थे, उसमें आपको मुफ्त में इलाज मिलता था। आज सारे के सारे अस्पताल प्राइवेट हैं। कोई बीमार होता है, दलित वर्ग का कोई बीमार होता है, तो लाखों रुपए आपके जेब से निकलते हैं, नहीं निकलते, है ना? कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? प्राइवेट अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल किसके हैं? मोदी का नहीं है, दलितों का नहीं है, पिछड़ों का नहीं है, आदिवासियों का नहीं है, अंबानी अदानी का है, अरबपतियों का है। सारे के सारे जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके मालिकों की लिस्ट निकाल दो, मुझे दलित नाम दिखा दो एक। इनको सरकारी जमीन दी जाती है, इनको रोज सरकारी जमीन दी जाती है, आप इनको लाखों रुपए देते हो, मगर मालिकों में आपका एक नाम नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो जाति जनगणना से ये सारा का सारा साफ हो जाएगा। इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, मैंने दो चीजें कही। एक, मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, इलेक्ट्रिक मोटर की बात की, मोबिलिटी रेवोल्यूशन की बात की, और दूसरी मैंने पार्टिसिपेशन की बात की, भागीदारी की बात की, जाति जनगणना की बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, 1.5 घंटा का जवाब दिया। उस जवाब में आपने जाति जनगणना शब्द सुना? क्योंकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि ये देश की सच्चाई आपको नहीं बताना चाहती। और मैंने निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो जाए, देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मैं उनकी सच्ची भागीदारी दिखाना चाहता हूं। और यहां मतलब बड़े बड़े ऊपर लिख देना चाहता हूं कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कहीं भी भागीदारी नहीं मिल रही। और जैसे ही आपको यह दिखेगा, जैसे ही आपको सचमुच में डेटा दिखेगा, फिर हिंदुस्तान की असलियत
हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हर एक दलित, हर एक पिछड़े वर्ग, हर एक आदिवासी सब समझ जाएंगे। और फिर एक नए तरीके की राजनीति, एक नया तरीके का विकास शुरू होगा। इसलिए मैं यहां आया। आप कह रहे थे, आपने मुझे बुलाया, आप कह रहे थे कि दिल्ली का चुनाव है। हां, दिल्ली का चुनाव है, उसकी जगह है, मगर यह भी फंक्शन बहुत जरूरी है। तो मैं वोट डालकर सीधा यहां आ गया। और मैं बिहार के दलितों को, पूरे देश के दलितों को कहना चाहता हूं, देखिए, ये जो संविधान है, ये हम सब कहते हैं और मानते हैं कि अंबेडकर जी की, गांधी जी की देन है। मगर इस संविधान के अंदर हजारों साल का आपका दर्द है। जो आपके साथ अपमान किया गया, जो आपको दबाया गया, जो आपको क्रश किया गया, वो सब इसके अंदर है। और यही आपको एक नया भविष्य दे सकता है, यही आपको बचा सकता है, और यही आपको देश में भागीदारी, सच्ची भागीदारी दे सकता है। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन तक ये संविधान है, उस दिन तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नहीं दबाया जा सकता है। ये इसको सामने से नहीं मारते हैं। ये आप मत सोचिए कि इसको सामने से मारते हैं। सामने से इसके सामने ये मत्था टेकते हैं। सामने मोदी जी यूं करेंगे और फिर अपना काम चालू कर दिया। अंबेडकर जी के सामने आरएसएस के आजकल सब नेता हाथ जोड़ते हैं, मगर हाथ जोड़ते वक्त जिस चीज के लिए अंबेडकर जी लड़े, जिस चीज के लिए अंबेडकर जी ने अपनी जिंदगी दी, उसको रद्द करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश। दलितों की स्कॉलरशिप्स, बाबा साहब ने कहा था एजुकेट। आदिवासियों की, दलितों की स्कॉलरशिप्स को खत्म कर देते हैं, रोहित वेमुला को मार देते हैं, और फिर अंबेडकर जी के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं। इसका कोई मतलब नहीं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता था कि हम आपके साथ हैं, और मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की हर संस्था में, हर सिस्टम में, लीडरशिप लेवल पे, कोने में नहीं, पीछे नहीं, लीडरशिप लेवल पर दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग दिखे। मैं देखना चाहता हूं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनीज का मालिक दलित, पिछड़े वर्ग से हो, आदिवासी वर्ग से हो। और मैं उसके लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां आए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।